जो स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुन रहा होगा उसके मन में एक डाउट जरूर आया होगा, एक सवाल आया होगा कि सर एक बात बताओ, बिजनेस करने वाला पर्सन बिजनेसमैन, अकाउंट्स बनाने वाला पर्सन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने वाला पर्सन बिजनेसमैन, वो खुद नहीं करेगा तो अकाउंटेंट हायर करेगा, वो अकाउंटेंट उसी के तो हैं, जैसा वो कहेगा वैसे ही फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होगी। तो अगर उसे चोरी करनी ही है तो वो फाइनेंशियल रिपोर्ट ही गलत बना देगा। भाई सीधी बात है, फाइनेंशियल रिपोर्ट देख के आप डिसाइड करते हो ना कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो अगर मान लो उसने फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर ही गड़बड़ी कर दी तो कैसा पता चलेगा? उसने अपना प्रॉफिट बहुत सारा बता दिया जबकि एक्चुअल में उसका प्रॉफिट ही नहीं है। उसने अपने असेट्स बहुत ज्यादा बता दी, लायबिलिटीज बहुत कम बता दी। तो कैसे भरोसा होगा उस पर कि उसने जो ये रिपोर्ट पेश करी है, सामने रिपोर्ट रखी है पब्लिक के सामने, रिपोर्ट सच्ची है? भाई सारे लोग तो इन रिपोर्ट्स पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो रिपोर्ट ही गलत हुई तो यहाँ पर इसके ऊपर भी चेक लगाने का काम करता है हमारा अकाउंटिंग। आपने नाम सुना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। इंडिया के अंदर ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सीए बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सीए बनना है तो कहां से बन सकते हैं, क्या सीए बनने के लिए कोई कॉलेज जाना पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं। सीए बनने के लिए आपको ICAI के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वहां से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आपको सीए की डिग्री मिलेगी। तो ये जो सीए होते हैं ये इंडिया के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं, इनका काम होता है इंडिया के अंदर अकाउंटिंग करना। बीकॉम वाले भी इंडिया में अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन वो नीचे लेवल पे करते हैं। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, वो लोग सीए होते हैं। सीए फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। तो जो सीए होते हैं ना, वो मेंबर्स होते हैं ICAI के, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स होते हैं वो लोग। और उनको ICAI कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है, उनको बताता है कि तुम्हें इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, इन गाइडलाइंस के अंदर ही काम करना है। अगर तुमने कंपनी के अकाउंट बनाते समय चोरी करी तो तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी, तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। ICAI एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर रेगुलेटिंग अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट ने ICAI बनाया और ICAI को बोला कि जो तुम्हारे मेंबर्स होंगे, तुम्हारे मेंबर्स कौन है? सीए। तो जो तुम्हारे मेंबर्स होंगे वो अकाउंट्स बनाएंगे, और जब वो अकाउंट्स बनाएंगे तो उनको तुम गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाओगे, उनके लिए तुम रूल बनाओगे कि वो अकाउंट्स बनाते समय चोरी नहीं करेंगे। बिजनेसमैन भले ही कुछ भी कह ले, लेकिन उसके बावजूद वो लोग चोरी नहीं करेंगे। अगर उन्होंने चोरी करी तो सबसे पहले तो वही फंसेंगे। बिजनेसमैन अगर सीए के ऊपर दबाव डाल रहा है, अकाउंटेंट्स के ऊपर दबाव डाल रहा है, तो उन सीएस की जिम्मेदारी है, अकाउंटेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो या तो ICAI को रिपोर्ट करें या गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें कि ये बिजनेसमैन हमसे गलत काम करवा रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का काम किसका है? सीएस का है, अकाउंटेंट्स का है। तो ये लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये ICAI के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करें, ICAI के द्वारा दिए गए रूल्स को फॉलो करें। तो ICAI ही इंडिया के अंदर पूरी अकाउंटिंग को संभालता है। जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस इंडिया में बनते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, उन सबको सबसे पहले ICAI बनाएगा। उसके बाद उन रूल्स को ICAI गवर्नमेंट को भेजेगा। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, तो ICAI उनके पास भेजेगा। उसके बाद वो अप्रूव करेंगे, तभी इंडिया के अंदर वो अकाउंटिंग लॉ में कन्वर्ट होंगे, उनके ऊपर लॉ बनाया जाएगा। तो अकाउंटिंग रूल्स कैसे बनते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से ICAI बनाता है, MCA को देता है, उसके बारे में अलग से बात करते हैं, वो हमारा 3rd चैप्टर के अंदर आता है। तो पूरा प्रोसीजर हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर भरोसा करा जा सकता है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स ICAI के मेंबर बना रहे हैं। और जब वो रिपोर्ट्स ICAI के मेंबर बना रहे हैं तो उनको इस बात का डर है कि अगर हमने कुछ भी गड़बड़ करी तो हमारे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो हम इतना भरोसा कर सकते हैं कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होंगी, वो ट्रू और फेयर होंगी। जिस तरीके से अगर डॉक्टर्स कुछ गलत काम करते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, उसी तरीके से अगर CAs कुछ गलत काम करें, अकाउंटेंट्स कुछ गलत काम करें, तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर जो है ICAI ने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेकर कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे हुए हैं कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स है, उनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम विश्वास करेंगे कि आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ट्रू एंड फेयर हैं, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, जो आप अकाउंट्स बना रहे हो वो पूरी तरीके से रिलायबल होने चाहिए। और रिलायबल कैसे होंगे? जब उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कोई एविडेंस होगा। मैंने आपको बताया था जनरल बनाओगे तो एविडेंस होना चाहिए, बिल प्रेजेंट होने चाहिए, इनवॉइस होने चाहिए, वेरीफाइबल होने चाहिए आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम कहीं से क्रॉस चेक तो कर सके, वेरीफाई तो कर सके जो आपके अकाउंट में लिखा है वो सही है। तो कैसे चेक होगा? बिल के द्वारा चेक होगा, इनवॉइस के द्वारा चेक होगा। तो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम बायस का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आपके पर्सनल व्यू कोई नहीं मांग रहा, आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर, पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर अकाउंटिंग रिपोर्ट बनाओगे। ये नहीं है कि आपको अगर कोई कंपनी पसंद है तो आप उसके फेवर में अकाउंटिंग रिपोर्ट बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पूरी तरीके से अनबायस्ड होकर अकाउंटिंग रिपोर्ट बनानी है,
जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। पूरी तरीके से सच्ची बात लिखनी है, किसी भी तरीके से अपने पर्सनल ओपिनियन का इस्तेमाल नहीं करना। और फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है बड़ी इंफॉर्मेशन जो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके बारे में अगर हमारे अकाउंटिंग यूजर्स को पता चल जाए तो हो सकता है कि उनका डिसीजन चेंज हो जाए। अब वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन को लेकर कोई भी एरर नहीं करोगे। आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर होनी चाहिए। बहुत छोटी मोटी गलती चल जाएगी लेकिन मटेरियल इन्फॉर्मेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो अभी फिलहाल के लिए ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं ऊपर ऊपर से। बहुत डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं थर्ड चैप्टर के अंदर। वहां पर जो है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग की कन्वेंशंस होती है, अकाउंटिंग के रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं कि कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके अकाउंटिंग करी जाएगी। तो वो हमें थर्ड चैप्टर में देखने को मिलता है। अभी फिलहाल के लिए चैप्टर नंबर 1 में डाला हुआ है, तो अभी जितनी जरूरत है उतना देख लेते हैं। सेकंड है रेलिवेंस। आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स रेलिवेंट टू द यूजर्स होनी चाहिए। कोई इररेलिवेंट काम नहीं करोगे आप। आपको ऐसी रिपोर्ट्स बनानी है जिन रिपोर्ट्स की आपके यूजर्स को नीड है, जिन रिपोर्ट्स को देख के आपके अकाउंटिंग यूजर्स डिसीजन ले पाए। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवानी पड़ती है अकाउंटिंग के अंदर। अभी फिलहाल के लिए मैं इसका एग्जांपल आपको नहीं दे सकता क्योंकि आपके लिए बहुत टेक्निकल हो जाएगा। इसके एग्जांपल हम थर्ड चैप्टर में जाके देखते हैं, वहां पर हम एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो अभी आपको इतना समझ लो कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए ताकि यूजर्स जो है उनके बेसिस पे डिसीजन ले पाए। अगला है अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आने चाहिए। इजी वे में प्रेजेंट करोगे, ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंट कर लो। इजी वे का मतलब होगा कि एक ऐसा पर्सन जिसको अकाउंट्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया है और वो आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को थोड़ा बहुत टाइम लगाकर पढ़ ले तो उसको रिपोर्ट समझ में आ जानी चाहिए। इसको बोलते हैं इजी वे में अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। तो हम ये नहीं बोल रहे कि जिसको अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता उसको समझ में आ जानी चाहिए, उसको तो कभी भी समझ में नहीं आने वाली। लेकिन जिसको अकाउंट्स के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है, अगर वो थोड़ा टाइम और इन्वेस्ट करे, थोड़ा और रिसर्च करे, तो उसको आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समझ में आ जानी चाहिए। इतनी अंडरस्टैंडेबल तो रिपोर्ट्स बनाओगे बनाओगे आप। तो अंडरस्टैंडेबल मींस दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड। और लास्ट है हमारा फोर्थ, कंपैरेबिलिटी, कि आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपैरेबल होनी चाहिए। अगर यूजर्स चाहें तो वो आपके पिछले प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग परफॉर्मेंस को और आपके इस साल के अकाउंटिंग परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाए, या फिर एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर पाए। अगर मान लो दो कंपनीज है, दोनों का स्टील का बिजनेस है, तो यूजर्स को इस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप दोगे कि वो दोनों कंपनीज के बीच में तो कंपैरिजन कर ही पाए, साथ में हर एक कंपनी का इंडिविजुअल कंपैरिजन भी कर पाए उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो जब हम सेम कंपनी का प्रीवियस ईयर के बेसिस पर कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। Comparability means that users should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of other period। तो जब आप एक पीरियड को, एक अकाउंटिंग पीरियड को यानी एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करते हो तो उसको बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। वहीं जब हम दो कंपनी की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को कंपेयर करते हैं तो उसको बोला जाता है इंटर फर्म कंपैरिजन। तो आपकी रिपोर्ट्स इस तरीके से होनी चाहिए कि वो कंपेरेबल हों, दोनों इंट्रा और इंटर फर्म। तो आपको समझ में आ रही है बात? ये हमने देख लिया कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कौन कौन यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो अब चलते हैं वापस अपने उसी टॉपिक पर जहां पर हम छोड़कर आए थे, समराइजिंग को। तो समराइजिंग के अंदर क्या होता है कि हम डेटा को इजी और अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट करते हैं ताकि जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, उनको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग ही हम किसके लिए कर रहे हैं, तो आप कहोगे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए कर रहे हैं। तो क्लियर है आपको? समराइजिंग हो गया हमारा। अगला है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। रिपोर्ट्स बनके तैयार हो गई, उसके बाद उसका एनालिसिस भी तो करेंगे, उसका इंटरप्रेटिंग करेंगे, तभी तो वो एक मीनिंगफुल जजमेंट ले पाएंगे। तो आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इस तरीके से होनी चाहिए, आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स इस तरीके से होनी चाहिए जिसका अच्छे से एनालिसिस करा जाए, जिसको अच्छे से इंटरप्रेट करा जाए। अब देखो अकाउंटिंग के रूल्स सेम है, इंडिया में आप कहीं भी अकाउंटिंग करोगे उसके रूल्स सेम होंगे, लेकिन हर अकाउंटेंट का उन रूल्स को प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप एक ही अकाउंट्स को 5 अलग अलग अकाउंटेंट से बनवाओगे तो 5 अलग अलग अकाउंटेंट आपको उन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का फाइनल रिजल्ट तो सेम निकाल के देंगे, लेकिन सबका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग अलग होगा। तो आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो कि उन रिपोर्ट्स का अच्छे से एनालिसिस हो पाए, उसका अच्छे से इंटरप्रिटेशन निकल पाए। दिस हेल्प्स इन मेकिंग अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड आल्सो हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर फ्यूचर इन अ बेटर वे। तो समझ में आ रही है आपको? और फाइनली हमारा आखिरी स्टेप होता है कम्युनिकेशन। आपने अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बना दी, अब इसको कम्युनिकेट भी तो करोगे, इसको यूजर्स को भी तो दोगे। तो आजकल तो कम्युनिकेट करने का सिंपल तरीका है, अपनी वेबसाइट पे डाल दो, सबके पास अपने आप पहुंच जाएगी।
सारे यूजर्स अपने आप देख लेंगे। दूसरा तरीका, न्यूज़पेपर में छपवा दो। तो कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम यूजर्स के पास अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम। ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है ये टाइम पे करनी है। ये नहीं है कि 2023 में जो है आप 2020 की 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आ रहे हो, 2023 में आप 2022 की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर आओगे। हमेशा ध्यान रखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अप्रैल से लेकर मार्च तक की बनती हैं। जिस तरीके से आपका स्कूल होता था ना, अप्रैल से स्टार्ट होता था और मार्च में खत्म होता था, तो सेम वही हिसाब होता है। हमारे कंट्री के अंदर बजट आता है फरवरी में, लेकिन वो किसके लिए आ रहा होता है? वो आ रहा होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक के लिए। जो अब फरवरी के बाद अप्रैल आने वाला है उससे लेकर अगले साल के मार्च तक के लिए वो बजट होता है। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग भी कहती है कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वो अप्रैल टू मार्च के बीच की बनाओगे। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओपनिंग डेट 1 अप्रैल होनी चाहिए और एंडिंग डेट 31 मार्च होनी चाहिए। इस बीच आपने जो जो काम किया उसकी रिपोर्ट हमें बना के दो। अभी जैसे चल रहा है 2023, तो यहाँ पर आप इस साल जो कुछ भी काम करोगे उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगले साल दोगे। अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक जितना भी बिजनेस के अंदर काम होगा उसकी रिपोर्ट मार्च 24 के बाद ही बनाई जा सकती है, क्योंकि 31 मार्च 24 तक जितना भी काम हुआ है वो सारा काम उस रिपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो 31 मार्च के बाद ही 23-24 की रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो अभी इस टाइम पर कौन सी रिपोर्ट अवेलेबल होगी? तो अभी इस टाइम पर सभी कंपनीज की 22-23 वाली रिपोर्ट अवेलेबल होंगी। तो वो इस टाइम की अगस्त 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट होंगी। तो यहाँ पर जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो टाइमली कम्युनिकेट हो जानी चाहिए, यानी आप 2-3 साल पुरानी रिपोर्ट नहीं पेश करोगे, बिल्कुल लेटेस्ट वाली जो रिपोर्ट होगी उसी को फटाफट बनाकर टाइमली यूजर्स के पास पहुंचाओगे, सो दैट एप्रोप्रिएट डिसीजन मे बी टेकन। तो समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे 7 स्टेप हो गए अकाउंटिंग के। पहला था आइडेंटिफाइंग, दूसरा था मेजरिंग, तीसरा था रिकॉर्डिंग, चौथा था क्लासिफाइंग, पांचवा था समराइजिंग, छठा था एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग और सातवां था कम्युनिकेटिंग। तो ये 7 स्टेप होते हैं अकाउंटिंग के, जिसको हम अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम भी देते हैं, या इसको आप अकाउंटिंग साइकिल भी बोल सकते हो। यहाँ पर देखो, ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग होती है जनरल के अंदर, क्लासिफाइंग होता है लेजर के अंदर, समराइजिंग होता है ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फिर एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होगा और फाइनली कम्युनिकेट होगा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। तो ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई?